फिर से सभी को नमस्कार भैया। और फिर से हमारी पुरानी वीडियोस को ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने वादे के मुताबिक अपनी पुरानी दोनों क्लासेस में पढ़ाए गए टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर लेकर मैं आज आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि मैंने वादा किया था कि एक पर्टिकुलर टॉपिक कवर करने के बाद हम देखेंगे कि उसमें से कितने क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और क्या हम उन क्वेश्चंस को कवर कर पा रहे हैं। इससे दो फायदे होंगे, एग्जाम में आए क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और उस टॉपिक को आपने अच्छे से समझ लिया है या नहीं समझा है इस बात की भी परख हो जाएगी। आप में से जो लोग डायरेक्टली इस वीडियो पर आ गए हैं और आपने मेरे पुराने दोनों वीडियोस नहीं चेक किए हैं, प्लीज जाकर उन वीडियोस को पहले देख लीजिएगा ताकि इस टॉपिक में कराए गए सभी क्वेश्चन आंसर्स को आप सॉर्ट आउट कर पाएं, सॉल्व कर पाएं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, Which of the following exercise the most profound influence in framing the Indian Constitution? हमारे देश के संविधान को बनाने में इनमें से किसका सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है? हम पिछली क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आंसर इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके बारे में मैं ऑलरेडी क्लास में बता चुका हूं। क्लास में जाइए, वीडियो को रिवाइज करिए। ये क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं। एसएससी कमांड ग्रेजुएट लेवल सन 2000 में पूछा जा चुका है और सेम क्वेश्चन सन 2017 में ग्रेड सी एंड डी एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसीज में से एक यूके, ब्रिटेन या इंग्लैंड के पास कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उनका संविधान अनरिटन फॉर्म में मौजूद है। सो इसका आंसर है यूके। फिर से चेक कर सकते हैं, सेम टाइप का सवाल बार बार रिपीट हो रहा है। एसएससी सेक्शन ऑफिसर में पूछा जा रहा है और उसके बाद फिर से सीजीएल में पूछा जा रहा है एंड अगेन फिर मल्टीटास्किंग में पूछा जा रहा है। यानी सिमिलर टाइप ऑफ सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन, इस सवाल को मैंने क्लास के दौरान ऑलरेडी जोर देकर कहा था कि अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा संविधान किस दिन अपनाया गया, आपके पास दो डेट आपको कंफ्यूज करेंगी। पहला 26 नवंबर 1949, 26 ऑफ नवंबर 1949 जिस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया और आंशिक रूप से लागू कर दिया गया, तथा दूसरी डेट 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, जैसे कि मैंने क्लास में ऑलरेडी बताया हुआ है। आप टिक करेंगे किस डेट को? 26 ऑफ नवंबर 1949 को। क्यों? क्योंकि हमारे देश की प्रस्तावना, हमारे देश का प्रियम्बल ऑलरेडी कहता है कि हम भारत के लोग इस तारीख 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान अपनाते हैं व खुद को देते हैं। वी हियरबाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर इज 26 ऑफ नवंबर 1949। एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया सवाल है, प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इनमें से कौन संविधान सभा का अध्यक्ष था? फिर मैं से दोहरा दूं अपनी बात। मैंने आपको बताया था संविधान सभा की पहली बैठक में संविधान सभा के सबसे उम्रदराज व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। लेकिन उसके 2 दिन बाद हुई मीटिंग 11 दिसंबर को हमारी संविधान सभा का परमानेंट अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगर एग्जाम में अस्थायी कोई वर्ड मेंशन ना हो, इसका मतलब क्लियर कट होता है कि वो परमानेंट मेंबर की बात कर रहा है। आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ओके, हालांकि हम अगली जो क्लास शुरू करने जा रहे हैं, अपनी नेक्स्ट लेक्चर में हम पाएंगे वी विल स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का स्वरूप कैसा है, संविधान में कितने भाग हैं, कौन से आर्टिकल्स हैं, कितने पार्ट्स, कौन सा शेड्यूल, कौन सी सूची या अनुसूची किस चीज से रिलेटेड है, वो सारी चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तब आप पढ़ेंगे हमारे संविधान में मूल रूप से 395 आर्टिकल्स हैं। हालांकि वो बढ़कर 448 हो गए हैं, लेकिन आज तक उनकी नंबरिंग चेंज नहीं हुई है। नंबर्स में वो आज भी 395 हैं। नेक्स्ट क्लास का ये टॉपिक हम उसमें कवर करेंगे। बार बार एग्जाम में आया वो सवाल। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाय, आसान सवाल, हमारे देश के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया? मेरी क्लास की सबसे पहली लाइन ये थी, हमारे संविधान का निर्माण 389 सदस्यों से मिलकर बनी एक सभा, संविधान सभा द्वारा किया गया। इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और हिंदी में संविधान सभा। ऑप्शन बी इज द आंसर।
which was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय व आत्मा किसे कहा गया है? पिछली क्लास को जाइएगा, रिवाइज करिएगा, उसमें आप पाएंगे मैंने बताया है कि वैसे हमारे संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान सभा की तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे कन्वर्ट करके बाद में हमारे संविधान की प्रस्तावना बना दिया गया, प्रियम्बल बना दिया गया, जिसे हमारे देश के संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। परंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने एक कथन, अपनी एक टिप्पणी, अपने एक कोटेशन में कहा, अकॉर्डिंग टू हिम द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार बी आर अंबेडकर के हिसाब से संविधान की आत्मा कही जाती है। इंग्लिश में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इंग्लिश में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अनुच्छेद नंबर 32 और हिंदी में क्लास के दौरान भी मैंने बताया था, फिर से दोहरा देता हूं। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताता है कि मूल अधिकारों का हनन होने पर कोई भी सिटीजन, कोई भी नागरिक डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट हमारे मूल अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की रिट जारी करता है। डिटेल में फिर दोहराता हूं, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों का एक सेपरेट लेक्चर होगा जिसमें हम ये डिटेल में बातें पढ़ेंगे। फिलहाल सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्रोत में से आया हुआ सवाल कि हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अंबेडकर के हिसाब से, माफी चाहूंगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भीमराव अंबेडकर के हिसाब से हमारे संविधान की आत्मा कही जाती है। द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंप्लीटेड ऑन, आसान सवाल हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। हमारे संविधान की ड्राफ्टिंग का प्रारूप किस दिन बनकर तैयार हो गया था? 26 ऑफ माफी चाहूंगा, डेट यहां पर रह गया है, 26 ऑफ नवंबर 1949 को, और उसी दिन आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। बार बार एग्जाम में पूछा गया सवाल, आंसर इज 26 नवंबर 1949। फर्स्ट कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन इज, ओके, यहां पर एक पॉइंट क्लियर कर दूं, दुनिया में सबसे पहले जो देश कहे जाते हैं जिन्होंने अपने संविधान की शुरुआत कर दी थी, उनमें इंग्लैंड को गिना जाता है, क्योंकि सबसे पहले इंग्लैंड देश के बड़े हिस्से पर राज कर रहा था और उसी समय उसने अपनी सरकार को मजबूती प्रदान करने के लिए या अपने देश की सरकारों को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून तय किए जो उसका संविधान था। हालांकि वो रिटन फॉर्म में नहीं था, यहाँ कोई ऐसा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है कि रिटन या अनरिटन। मूल रूप से दुनिया के सबसे शुरुआती संविधानों में से एक है, आंसर इज इंग्लैंड। बल्कि अगर इसी में सवाल आ जाए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका सबसे पहले आया, तो सारी बड़ी डेमोक्रेसीज में से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रॉम यूएसए, बट इन दिस केस आंसर इज इंग्लैंड। The method of impeachment of the President of India is adopted from, हमारे देश के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया इंग्लिश में इम्पीचमेंट और हिंदी में महाअभियोग कहलाती है। कल की क्लास में कोड बताते समय मैंने याद कराया था कि एक ही बदमाश देश यूएसए जिसके पास इतनी ताकत है, जो कह रहा है कि मेरे पास सारे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स मेरे पास हैं, कि मैं किसी भी देश के सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज या राष्ट्रपति को हटाने की ताकत रखता हूं। इस तरह से रिलेट करके मैंने आपको याद कराया था, आंसर इज यूएसए। यूएसए के पास वो ताकत है, माफी चाहूंगा, यूएसए के संविधान से वो चीजें ली गई हैं जिसके तहत हम अपने प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख अपने संविधान में करते हैं, आंसर इज यूएसए। Who was the chairman of the Constituent Assembly? आसान सवाल, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अगर अस्थायी अस्थायी शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए, इसका अपने आप ही निहित अर्थ होता है कि वो स्थायी यानी परमानेंट अध्यक्ष की बात कर रहा है। हमारे संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स हाउ मेनी पार्ट्स? नेक्स्ट टॉपिक में हम इसे कवर करेंगे। एक्चुअली इट वाज इनिशियली हैविंग 22 पार्ट्स। स्टार्टिंग में ये 22 भाग हुआ करते थे, बाद में ये बढ़कर 25 भाग हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास।
Who was the chairman of drafting committee of the Indian Constitution? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पिछली क्लास में हमने पढ़ा प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य हुआ करते थे, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उसके बाद बाकी 6 अलग सदस्य, जिनको याद करने का एक ट्रिक भी मैंने आपको सिखाया था कि भीमराव अंबेडकर ने अपने मुंशी से कहकर कृष्ण जी के 4 रूपों को प्रारूप समिति में शामिल किया और एक आखिरी सादुल्ला। तो उस प्रकार से याद करते हुए प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल। सारे क्वेश्चंस ही एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं, छोटी बड़ी परीक्षाओं में अलग अलग सालों में आ रहे हैं। इस प्रकार से अगर हम टॉपिक को कवर करके चलेंगे तो हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि अगर इस टॉपिक से इस साल सवाल आया तो हम उसे कर पाएंगे। इसी तरह से हमें सारे टॉपिक्स को आगे कवर करना है। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? कल याद कराया था आयरलैंड। मैंने आयरलैंड को स्पेशल कलर्स में लिखकर आपको समझाने की कोशिश की थी कि आप आर, ई और डी पर फोकस करेंगे। आर का मतलब ही है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, द पावर टू नॉमिनेट मेंबर्स फ्रॉम इनटू राज्यसभा, आयरलैंड से लिया गया। ई फॉर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। एंड थर्ड बताया था डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये 3 चीजें आयरलैंड से ली गई थी। उसी में से क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कहां से लिया गया? आंसर इज आयरलैंड। हु इज कंसिडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे संविधान का आर्किटेक्ट, हमारे संविधान के जनक किन्हें कहा जाता है? अनडाउटेडली आंसर इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान का ब्लूप्रिंट या प्रारूप तैयार करने वाली समिति के वो अध्यक्ष थे। इस वजह से उन्हें संविधान का जनक कहा गया। साथ ही एक दूसरी जगह एक और इंपॉर्टेंट सवाल है जो है मेंशन नहीं है, मैं आपको बता दूं। इन्हें इसी कारण से मॉडर्न मनु यानी आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई। बी आर अंबेडकर वॉज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नोन एज मॉडर्न मनु। भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक या फिर आधुनिक मनु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, द कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, हम कल याद कर चुके हैं। हमारे संविधान में शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों से किया गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। डिटेल लेक्चर आगे आने वाला है। तीसरी सूची समवर्ती सूची को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। इसको लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से। याद करने के लिए मैंने आपको 2 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स दिखाए थे, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला रहे हैं और करंट लगाने की धमकी दे रहे हैं कि करंट लगाएंगे वरना हमारी मांगे पूरी करो। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और कॉन्करेंट लिस्ट दोनों ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। उन्हें याद करने के लिए मैंने वो कोड आपको बताया था। द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफ्लेक्टेड इन द, संविधान सभा, संविधान के निर्माताओं की सोच किस चीज में झलकती है? मैं पहले ही बता चुका हूं, किसी भी संविधान की प्रस्तावना उसकी सोच को, उसके उद्देश्य को दर्शाती है। आंसर इज प्रियम्बल में। स्पेलिंग गलत है। फर्क नहीं पड़ता छोटी मोटी रिप्रेजेंटेशन में। वो एक कहावत है कि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। इसका मतलब कई बार छोटी मोटी प्रेजेंटेशन को दरकिनार करिए और उसका भाव समझने की कोशिश कीजिए। इंपॉर्टेंट पकड़िए। सादी भाषा में कहूं तो भैया भावनाओं को समझिए। प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, आंसर इज क्वासी फेडरल। मैंने आपको कल क्लास के दौरान यह भी बताया था कि हमारे देश का संविधान पूरी तरह संघात्मक यानी फेडरल नहीं है, पूरी तरह एकात्मक यूनिटरी भी नहीं है। हमारे देश में 2 स्तर पर शासन या शक्तियों का बंटवारा है, केंद्र और राज्य के स्तर पर, इसलिए ये संघात्मक भी है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो सिर्फ केंद्र में निहित हैं, जो सेंटर के पास हैं। साथ ही बहुत सारे स्पेशल केसेस में
राज्य सरकार पूरी तरह भंग या निष्क्रिय मान ली जाती है और केंद्र सरकार सुप्रीम पावर बन जाती है। यानी ऐसे केस में हमारी संघात्मक व्यवस्था एकात्मक बन जाती है। हमारे संविधान में ये दोनों गुण बैलेंस मौजूद हैं, इसलिए इसे क्वासी फेडरल कहा गया है। मल्टीटास्किंग 2013 में पूछा गया सवाल। द स्टेट पोजेसेस, आंसर इज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोवरेनिटी। सोवरेनिटी वर्ड शब्द का मतलब ही होता है संप्रभुता, संप्रभुत्व, स्वयं का प्रभु होना, स्वयं पर कंट्रोल होना। यानी कि हमारे फैसले कोई बाहरी या अंदरूनी शक्ति तय नहीं करती, बल्कि हम और हमारे द्वारा चुनी गई सरकार तय करती है। इसलिए हम पूरी तरह इंटरनल एक्सटर्नल वे से संप्रभुत्व रखते हैं, सॉवरेनिटी रखते हैं। डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज अ स्पेशल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ, हम कल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रूल ऑफ लॉ फ्रॉम ब्रिटेन, एग्जाम में आया क्वेश्चन। द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ used in Article 14 of Constitution, Indian Constitution, has been borrowed from, answer is Britain. Who among the following was not a member of the drafting committee of Indian Constitution? इसीलिए मैंने कल कहा था कि ड्राफ्टिंग कमेटी और प्रारूप समिति, हिंदी में प्रारूप समिति और इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी से जुड़े कुछ सवाल ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं। आपको उनका अध्यक्ष ही नहीं, उनके बाकी मेंबर्स को एटलीस्ट कोड के सहारे थोड़ा याद रखना है। कोई मायने नहीं रखता कि आपको पूरा नाम कंठस्थ हो, पूरा नाम याद हो, ये मायने नहीं रखता। इंपॉर्टेंट ये है आपको उनका छोटा छोटा हिस्सा भी याद हो। इसीलिए मैंने वो कहानी आपको बताई थी। B.R. अम्बेडकर जी ने अपने मुंशी जी से कहकर कृष्ण जी के 4 नामों और सादुल्ला जी को शामिल कराया है। ऐसे कोई नाम इसके अंदर मौजूद हैं। ऑलरेडी कृष्ण स्वामी इसके अंदर मौजूद हैं, गोपालाचारी अयंगर इसके अंदर मौजूद हैं, B.R. अम्बेडकर मौजूद हैं। कौन बाहर का व्यक्ति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो प्रारूप समिति का हिस्सा नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति का हिस्सा नहीं थे। द इंडिया ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म, in India, the parliamentary form of government is adapted from. In India, parliamentary form of government is adapted from. इंडिया में संसदीय व्यवस्था कहां से ली गई है? आंसर इज ब्रिटेन। हम कल के क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन किसी क्वेश्चन में हो, वापस जाकर मेरे दोनों लेक्चर्स जरूर दोबारा देखिएगा, रिवाइज करिएगा, उन्हें याद कर लीजिएगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं, उन दोनों लेक्चर्स में पढ़ाई गई सारी जानकारी इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करती है। हर टॉपिक को हम ऐसे ही कवर करके चलेंगे। एक बार आप उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, आपको किसी भी दूसरी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप खुद देख रहे हैं पिछले 2, 3, 4 सालों के नहीं भैया, 20-25 सालों तक के आए हुए सभी सवाल उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं, आपको याद हो जाते हैं। Who among the following proposed the suggestion for a Constituent Assembly in 1935? मैंने आपको पहले लेक्चर के शुरुआत में ही बता दिया था कि संविधान सभा का आइडिया या प्रपोजल 1935 में कांग्रेसी किसके द्वारा दिया गया? M.N. रॉय द्वारा। आंसर डी ऑप्शन, M.N. रॉय। नेम ऑफ द कंट्री फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफिशियल्स ऑफ प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट वाज बोरोड। संविधान सभा में अमेंडमेंट यानी संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? कल मैंने आपको याद करने के तरीके से बताया था। मान लीजिए आपके संविधान की किताब फट गई है, खराब हो गई है, और तभी आप देखते हैं आपके घर के दरवाजे पर साउथ अफ्रीका का एक प्लेयर AB डिविलियर्स आता है और आपकी किताब को बहुत खूबसूरती से सजाकर आपको सौंपता है और कहता है कि ये लीजिए भैया, संविधान को सुंदर सजावटी रूप देने के लिए या उसमें कोई बदलाव करने के लिए हमारे देश में स्पेशल लोग हैं। आंसर इज साउथ अफ्रीका। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। From which of the following country Indian Constitution borrowed the feature of written constitution? हमारे संविधान में हमारा संविधान लिखित रूप में होगा, ऐसा हमने कहां से लिया? ऑब्वियस है भैया, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कल मेरे लेक्चर में भी आप देखेंगे जब मैं सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूं, वहां पर आप पाएंगे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, USA के आगे ब्रैकेट में मैंने बताया हुआ है, इट इज वन ऑफ द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सबसे शुरुआती दौर में लिखे गए संविधान, लिखित संविधान
के रूप में जाना जाता है। एसएससी सीपीओ 2016 में आया हुआ सवाल। द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। फिर वही सवाल, अगर लिखित या अनलिखित की बात ना करे तो मैं पहले ही बता चुका हूं, दुनिया के सबसे पहले देशों में ब्रिटेन, इंग्लैंड या यूके, एक ही बात है, या तो ब्रिटेन कह लीजिए या इंग्लैंड कह लीजिए या फिर यूके कह लीजिए, ये दुनिया के शुरुआती देशों में से था जिसने संविधान को लागू किया अनरिटन फॉर्म में, लेकिन बाद में रिटन फॉर्म में सबसे पहले संविधान लाने वाला देश यूएसए। Who presided over the inaugural meeting of the Constituent Assembly? इंपॉर्टेंट सवाल भैया। संविधान सभा की इनऑग्रेशन का मतलब होता है पहली मीटिंग। जब भी हम कोई संस्था, कोई दुकान, कोई बिजनेस खोलते हैं तो उसका इनऑग्रेशन करते हैं, है ना। तो इनऑग्रेशन या इनऑग्रल मीटिंग का मतलब सबसे पहली मीटिंग। संविधान सभा की सबसे पहली मीटिंग की अध्यक्षता किसने की? मैं पहले आपको बता चुका था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव का रिजल्ट 6 दिसंबर को आ चुका था। 9 दिसंबर 1946 को उसकी पहली मीटिंग की शुरुआत हुई और संविधान सभा की पहली मीटिंग की अध्यक्षता उस समय के सबसे उम्र दराज व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई। आंसर इज बी ऑप्शन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके 2 दिन बाद हुई मीटिंग में पूर्णकालिक अध्यक्ष या कह लीजिए स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया, लेकिन पहली मीटिंग की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की। यही सवाल है, संविधान सभा की पहली मीटिंग की अध्यक्षता किसने की? 2018, हाल के दिनों में ही 1-2 साल पहले आया हुआ सवाल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू वाज ओरिजिनेटेड? ऑलरेडी मैं अपनी क्लासेस में बता चुका हूं, यूएसए इतना ताकतवर देश है कि वो कह रहा है कि मैं किसी भी देश के राष्ट्रपति, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की ताकत रखता हूं, उनके द्वारा दिए गए फैसले को का रिव्यू करने की भी ताकत रखता हूं। ये सारे राइट्स मेरे पास हैं। इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, जुडिशियल रिव्यू या फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये सारी चीजें यूएसए से ली गई हैं। इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम विच ऑफ द कंट्रीज? भारत में सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता का विचार कहां से लिया गया? एकल नागरिकता हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आंसर इज इंग्लैंड, यूके या ब्रिटेन, जो भी एक ऑप्शन में मिले। याद नहीं आए, वापस पुरानी स्लाइड पर जाइए, डिस्कस रिवाइज कीजिए, अच्छे से याद करिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए। द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड, फिर से रिपीट, सेम क्वेश्चन बार बार अलग अलग सालों में आया हुआ। आंसर इज अगेन, अभी हमने डिस्कस किया, एकल नागरिकता किस देश से ली गई? आंसर इज इंग्लैंड। द आइडिया ऑफ ओम्बुड्समैन इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? हालांकि संविधान से थोड़ा इतर ये सवाल है। ओम्बुड्समैन यानी कि जन लोकपाल का जो विचार है वो स्वीडन से लिया गया है। थोड़ा बहुत डिटेल आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम। हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको मैं ढंग से आपको बता देता हूं। इमरजेंसी प्रोविजंस, हमारे संविधान में आपातकाल के प्रावधान कहां से लिए? 2 चीजों में कंफ्यूजन ना हो, मैं क्लियर कर दूं। हमारे देश में कब कब आपातकाल लगाया जाएगा, ये आर्टिकल 352, 56, 60 हमें समझाते हैं। 3 प्रकार के आपातकालों का जिक्र करते हैं। वो आपातकाल के प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ऑलरेडी मेंशन्ड थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 में आपातकाल के प्रावधान पहले से ही वर्णित थे। इसलिए अगर क्वेश्चन आए इमरजेंसी प्रोविजंस आपातकाल के प्रावधान कहां से लिए, आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। लेकिन आपातकाल के दौरान हमारे मूल अधिकार छीन लिए जाने का प्रावधान वो जर्मनी से लिया, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है। फिर से क्लियर कर दूं, आपातकाल के प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935, आपातकाल के दौरान हमारे मूल अधिकार छीन लिए जाने का प्रावधान इज फ्रॉम जर्मनी। दोनों बातों को क्लियर रखिएगा, दोनों से क्वेश्चन आए हुए हैं।
दोनों को एक ही स्लाइड में लिख दिया है, बार बार देखकर रिवाइज कर लीजिएगा ताकि किसी एग्जाम में आपको मिले तो कंफ्यूजन ना हो। इसका कोड मैंने ऑलरेडी बता दिया है, इसको मैंने आज आपको समझा दिया है। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओरिजिनली हमारे संविधान में 22 भाग हुआ करते थे, पार्ट्स मतलब भाग, वर्तमान में ये 25। Dash is a document that lays down the basic rules and regulations for people and the government in the country to follow। और कुछ नहीं है, पेचीदा भाषा में संविधान की डेफिनेशन दे दी है। संविधान क्या है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, संविधान इज द सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड रूल्स बाय विच एनी कंट्री, एनी सोसाइटी और एनी इंस्टीट्यूशन रन्स। संविधान दिशा निर्देश या नियमों की वो किताब है जिसके द्वारा कोई देश, कोई सरकार या कोई संस्था चलाई जाती है। वही पूछा गया है, वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर वो बेसिक नियम, वो बेसिक रूल्स और वो दिशा निर्देश या रेगुलेशंस दिए जाते हैं जिसके द्वारा वहां के लोग या वहां की सरकार चलाई जाती है, जो वहां के लोग या वहां की सरकारों को मानने होते हैं। आंसर इज संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक डेफिनेशन है। द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया, ऑप्शन में मिल जाएगा, या तो यूके या ब्रिटेन या इंग्लैंड, एक ही बात है। द आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम। पिछली क्लास में वापस जाइए, मैंने कोड के साथ पढ़ाया है कनाडा। कनाडा के अंदर ये सी अपने आप में भी वैसे भी बता रहा है कि सेंटर जहां भी पावरफुल है वो प्रावधान कनाडा में दिए गए हैं। इसको दोबारा पढ़िएगा और आपको याद आ जाएगा। Who was appointed as Assembly's constitutional advisor in 1946? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, लेक्चर में ऑलरेडी बता दिया गया है। आंसर इज B.N. राव। B.N. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। B.N. राव was adopted या nominated या appointed as the constitutional advisor of the Constituent Assembly. How many members were there in drafting committee? हमारे देश के संविधान की प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? मैं सातों के नाम आपको याद करा चुका हूं। आंसर इज 7। अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर और बाकी सबके नाम बार बार कोड के माध्यम से आपको याद कराए हैं, रिवाइज कर लीजिएगा। इतने सारे क्वेश्चंस देखकर आपको ये भरोसा हो जाएगा कि हम हर टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करके चल रहे हैं, और एक बार एक पर्टिकुलर टॉपिक निपटा लिया जाए तो उस टॉपिक से आने वाले सभी सवाल, चाहे वो अगले महीने का एग्जाम हो, 4 महीने बाद का या नेक्स्ट ईयर का, वो हम कवर कर लेंगे। अगर इस प्रकार से सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया जाए तो हमारी तैयारी बहुत मजबूत हो जाती है और एग्जाम दर एग्जाम रिजल्ट आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जम के मेहनत करिएगा भैया। बार बार फिर दोहराता हूं, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और सही दिशा में कड़ी मेहनत आपको रिजल्ट देती है। कड़ी मेहनत आप करिए, सही दिशा हम दिखाएंगे। ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। बार बार आप सिलेक्शंस लेंगे, आपकी, आपके परिवार की मेहनत सफल साबित होगी। खूब मेहनत करें, आगे बढ़ें, कामयाब हों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का स्वरूप कैसा है, संविधान में कितने भाग, कौन से भाग, कितने अनुच्छेद और उनसे आए हुए किस तरह के क्वेश्चंस हमें जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नमस्कार, थैंक यू।